प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, असाइनमेंट्स हो रही हैं। ये आप शुरू करेंगे? जी जी। मैं मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। वो आप लोगों ने कर ली, सबमिट करा दी? यस मैम। तो सिर्फ जी 6 मैम कर पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? पता नहीं। कौन कौन है? आयशा, इरफान, जवेरिया, उरूज, मलूक और संजना। ऐसा है? ठीक है। अब्दुल गफूर एब्सेंट है। आयशा प्रेजेंट। ठीक है। अली, अरसलान, बाबर, गुलाम हुसैन, सीबुल्ला, संजना अवेलेबल है। विजयती माला, वहिबा। वहिबा को अभी तो मैंने देखा था, चली गई दोबारा। जोया, नज़ीर अहमद, उमैर अहमद, इरफान, यस मैम। नुमान, सिमरन, सादिया, बख्तियार, सादत, सफदर हुसैन, करिश्मा, मेघा, मोहम्मद मलूक, यस मैम। नसीम, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद सच्चल, सुमैया, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद तनवीर, जवेरिया उरूज। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद तनवीर भी अवेलेबल है? मेरे ख्याल में आप लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया है। मोहम्मद उस्मान, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? जो ज्वाइन कर सकता है वो करे। अब अपनी तरफ की बचाएंगे कि
ठीक है, कौन लोग हैं जिन्होंने देर में ज्वाइन किया है? मैम गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। ठीक है, बस। थैंक यू मैम। ये कोमल कौन है? कोमल कुकरेजा कौन है? मैम मैं विजय सिंह। प्रीति। विजय सिंह। मैम अली। मैं विजय सिंह माला। मैम अली। जी जी, अली मैंने लगाई अपनी। अब्दुल गफूर अभी भी मैम नहीं। मेरी लगाई आपने? यस मैम। विजयती। विजयती मान। यस मैम, प्रेजेंट प्रेजेंट। मैम आपने प्रेजेंट। अब्दुल गफूर भी आ गए, ठीक है। अच्छा, मैं सारे एब्सेंट लोगों की नाम ले लेती हूँ जल्दी से, और जो प्रेजेंट है वो जल्दी से अपना बता दें। अरसलान अहमद, बाबर अली, हसीबुल्ला, वहीबा, जोया, नज़ीर अहमद, उमैर अहमद, नोमान, सिमरन, सादिया, बख्तियार, सादत, सफदर, करिश्मा, मेघा, मोहम्मद नसीम, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद सच्चन, सुमैया, अब्दुल जब्बार और मोहम्मद उस्मान। ठीक है, ये तमाम लोग अवेलेबल हैं। अच्छा, आज की क्लास का एजेंडा हमारा क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बैक से ही स्टार्ट करते हैं। हम 5th चैप्टर कवर कर रहे थे और आज की क्लास में बस इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर्स के साथ हम जो है वो क्लासेस का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में जब हमारी आखिरी डिस्कशन हुई थी तो हम सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस चैप्टर को बुक से भी थोड़ा सा पढ़िएगा। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा और आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आज की क्लास में आप एक दफ़ा उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक्चुअली हम करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस के लिए, और सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब आप लोगों को क्लियर है। तो मैं चाहूँगी कि बजाय इसके कि मैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और सिमेंटिक एनालिसिस के बारे में कुछ कहूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा हैंड रेस करके अगर कोई एक्सप्लेन करे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होती है और इसको सिमेंटिक एनालिसिस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जी सिंटेक्स के डेफिनेशन सिंपली ये है कि हम जो हमारी ग्रामर होती है उसके साथ हम कोई भी सिमेंटिक रूल्स लगाते हैं उसके साथ, ठीक। और फिर हम मतलब उसी को ही यूज करते हुए हम अपनी उस सिमेंटिक को मतलब चेक कर रहे होते हैं या सिंटेक्स एनालिसिस कर रहे होते हैं ठीक। उन सिमेंटिक रूल्स के तहत। जैसे सही। हमने ट्रीज पढ़े थे, फिर ये सही, ठीक है। एट्रीब्यूट ग्रामर लिखते हैं, दो दफा पार्स करते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी। जब उस वक्त हमने पढ़ा था तो शायद हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि किस तरह से, अगर मैं चले एक दफ़ा, ये बुक मुझे तंग कर रही है तो मैं यहीं से खोल लेती हूँ। आपको याद होगा बहुत अच्छा टाइम है कि आज हम इस फर्स्ट चैप्टर का जो ये हमने पार्ट पढ़ा था इसको दोबारा अगर ओपन करें तो आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी एक्चुअली काम किस तरह से कर रही है। फेजेस ऑफ कंपाइलर हमने पढ़े थे। तो हमने ये कहा था कि एक प्रोग्राम जो होता है वो कैरेक्टर स्ट्रीम की सूरत में कंपाइलर के अंदर इनपुट किया जाता है, और वो कैरेक्टर स्ट्रीम बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये होता है कि वो उस कैरेक्टर स्ट्रीम को टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। और ये सब आप लोग खुद करके देख चुके, तो आपको पता है कि अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम देते हैं, तो उसको टोकनाइज किया जा सकता है।
देन वो टोकन स्ट्रीम हम दे देते हैं सिंटेक्स एनालाइजर को, और सिंटेक्स एनालाइजर एक्चुअली उसको एनालाइज करता है सिंटेक्स किस बुनियाद पे, उसका ट्री बनाता है। और ये ट्री कैसे बनाएगा, ट्री ऐसे बनाएगा कि वो ग्रामर के साथ उस इनपुट को पार्स करके देखता है, टोकन्स को पार्स करके देखता है कि ये टोकन क्या उस ग्रामर के साथ फिट होते हैं या नहीं, जिस तरह ग्रामर लिखी गई है क्या इनपुट उसी पैटर्न में हमें मिला है या नहीं। अगर वो उस पैटर्न में मिल जाता है तो ट्री बन जाता है, ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर हमने इनपुट देने में कोई गलती की होती है तो ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता। तो अगर ये आउटपुट में सिंटेक्स ट्री जनरेट हो जाता है हम कहते हैं सिंटेक्टिकली हम ठीक है, लेकिन अगर ये ट्री जनरेट नहीं हो पाता तो हम कहते हैं हम सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट है। अब क्या है कि ये सिंटेक्स ट्री अगेन दोबारा से हम इनपुट देते हैं सिमेंटिक एनालाइजर को। ये बात हम पहले पढ़ चुके थे कि हम सिमेंटिक एनालाइजर को ये सिंटेक्स ट्री देते हैं और वो उसको दोबारा पार्स करता है। जब एक दफा आप सिंटेक्स ट्री बन गया था उसको दोबारा पार्स करने की क्या जरूरत थी और दूसरा ट्री बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्री को एक्चुअली वो दोबारा पार्स करता है बॉटम अप वे में, और फिर इस दफा वो पार्सिंग इस तरह होती है कि हर नोड को एक्चुअली इवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है कि हर नोड पे एक्चुअली वैल्यू क्या होगी। जब हम सिंटेक्स ट्री बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम तो हम नोड को इवेल्युएट नहीं करके देख रहे होते, सिर्फ और सिर्फ हम टोकन्स को फिट करके देख रहे होते हैं ट्री के अंदर कि क्या वो टोकन्स उस टेबल ट्री के साथ जो है वो करेस्पॉन्ड कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन सिमेंटिक एनालाइजर में हम हर नोड को इवेल्युएट करके देखते हैं। अगर हमें हर नोड की वैल्यू मिल जाती है कंपाइल टाइम पर, अगर हर नोड इवेल्युएट हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये चीज सिमेंटिकली भी करेक्ट है क्योंकि मीनिंग जनरेट कर रही है, मीनिंगफुल है, हम नोड्स को इवेल्युएट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर लेट सपोज किसी भी नोड की हम वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर पाते और हमें उस वैल्यू को पता नहीं चल पाता कंपाइल टाइम पे, तो इसका मतलब है कि उसमें सिमेंटिकली कोई गलती है, तभी हम रन टाइम पर उसका जो है वो वैल्यू पता नहीं लगा पा रहे। तो ये बेसिकली होता है सिमेंटिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम इनपुट में भी ट्री देते हैं और हमें आउटपुट में भी ट्री मिलता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो ट्री हमें मिल जाता है ये सिंटेक्स ट्री होता है, और ये एक ऐसा ट्री होता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें सिमेंटिक एनालाइजर बनाकर देता है। वो बहुत क्लोज होता है क्योंकि हर नोड पर वैल्यू मौजूद होती है कि हर नोड के ऊपर वैल्यू क्या होगी। तो उसके बाद अगर हमारे पास एक ऐसा सिमेंटिक ट्री अवेलेबल होता है, एनोटेटेड ट्री अवेलेबल होता है, तो बहुत आसानी से हम उसको एक किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं कंपाइलेशन के कंप्लीशन के प्रोसेस की तरफ कि अब हम सिमेंटिक एनालाइजर को बहुत क्लोजली देख चुके हैं कि वो काम किस तरह से करता है। और आज की क्लास में हम इस डिस्कशन को इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल्स बहुत बार डिस्कस कर चुके कि CFG जो है उसके साथ हम सिमेंटिक रूल को एसोसिएट करके देखें, CFG की हर प्रोडक्शन के साथ एक रूल एसोसिएट करें, और वो रूल एक्चुअली कोई प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन हो जो कि रन टाइम पे कुछ परफॉर्म करके देख सके, ताकि हम ये एवेलुएट कर सकें कि ये जो हमारी ग्रामर है ये सेंस जनरेट कर रही है या नहीं। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स देखी थी। जो ग्रामर हम बनाते हैं सिमेंटिक रूल्स के साथ उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर। और आप लोगों का प्रोजेक्ट के हवाले से भी और असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी, जिसमें आप लोगों का ये काम था कि आप थोड़ी बहुत छोटी छोटी एट्रीब्यूट ग्रामर लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपको CFG लिखनी तो आती ही है लेकिन आपको एट्रीब्यूट ग्रामर लिखनी भी आती हो कि जिस CFG है उसको प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे कि CFG को इनकॉर्पोरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप कोई इंस्ट्रक्शन प्रिंट करवा सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, और वो एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो आप कहें, जैसे ये हमने प्रिंट वाली इंस्ट्रक्शन देखी थी कि भाई हर प्रोडक्शन जब भी हिट हो तो आप उससे रिलेटेड ऑपरेटर को प्रिंट करवा सकते हैं। जब प्लस किया जा रहा है तो प्लस प्रिंट हो जाए, जब माइनस किया जा रहा है तो माइनस प्रिंट हो जाए, जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाए। इस तरह के अगर आप प्रिंट रिलेटेड एक्शंस करवा देते हैं तो ये भी एक सिमेंटिक एनालिसिस का तरीका हो सकता है कि भाई अगर हर चीज प्रिंट हो पा रही है, जो यूजर इनपुट दे रहा है अगर वो प्रिंट भी हो पा रहा है, इसका मतलब हम सिमेंटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे, जाहिर है इस तरह की अगर हम सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे जहां पर हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे होंगे तो हर चीज ही मीनिंग जनरेट कर देगी, चाहे यूजर सही इनपुट दे चाहे यूजर गलत इनपुट दे, जो यूजर इनपुट देगा वो प्रिंट हो जाएगा। बहुत कम इसके अंदर कोई सिमेंटिक एनालिसिस करने का मार्जिन है। तो इससे बेहतर और हमारे पास दूसरे तरीके ये थे कि हम कुछ रूल्स अप्लाई करें, कुछ एक्शंस परफॉर्म करके देखें, ऐसे चीज़ों को एवेल्युएट करके देखें कि जिस वे में हम एवेल्युएट करना चाह रहे हैं क्या वो एवेल्युएट हो भी रहा है या नहीं। तो जैसे हमने ये भी एग्जांपल देखी थी कि हम किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इस तरह के रूल्स उसके अंदर एसोसिएट करें कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है
तो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को उस सीक्वेंस में कॉन्केटिनेट करें जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, और अगर वो कॉन्केटिनेशन सक्सेसफुल हो जाती है इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर जो है वो रूल जनरेट कर रही है, मीनिंग जनरेट कर रही है। लेकिन अगर वो कॉन्केटिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सही तरह से सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ ये एग्जांपल्स देख ली कि अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रामर लिखी हो, अगर हम इन एक्शंस को अगर इग्नोर कर दें तो ये कुछ भी नहीं है, CFG है। लेकिन इस CFG के साथ हमने कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, तो अब ये एक नॉर्मल CFG नहीं रही बल्कि ये सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन बन गई है। तो इस सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को जब हम पार्स करते हैं, नेक्स्ट टाइम पार्स करने में जिसका जो पार्स ट्री बनेगा वो पार्स ट्री ऐसा बनेगा कि एक एडिशनल एज हमें चाहिए होगी पार्सिंग के दौरान हर प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन को ट्री के ऊपर प्लेस करने के लिए। तो ये हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट क्लास में, जहाँ पर हमने एक इनपुट इंस्ट्रक्शन भी देखी थी कि अगर ये कोई एक्सप्रेशन है 9 - 5 + 2, और मैं इस इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली इस सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को इनपुट में देती हूँ, तो हमारा ये किस तरह से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कवर हो जाती है या ट्रांसलेट हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं 10, 12, 15, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये सारी डिस्कशन क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको ये चीज़ मिसिंग है या जिसको थोड़ा ये दोबारा डिस्कशन करने की जरूरत है इस पर, ये हमने कैसे किया था? क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हमने जो देखी थी वो ये देखी थी कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को हम एक स्टेप आगे लेकर गए थे कि लेट सपोज अगर ग्रामर लिखी गई है किसी कैलकुलेटर के लिए, तो उस कैलकुलेटर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिमेंटिकली करेक्ट हैं या नहीं है। तो हर प्रोडक्शन के पीछे कुछ प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस, कुछ असाइनमेंट्स रखवा देते हैं। अगर ये असाइनमेंट सक्सेसफुली हो जाती है, हर प्रोडक्शन के साथ देखें आप कोई ना कोई असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन लिखिए, तो मकसद यही है कि जब भी ये प्रोडक्शंस अपना काम करेंगी तो पीछे बैकएंड पर एक असाइनमेंट होगी। अगर ये असाइनमेंट सक्सेसफुली हो जाती है इसका मतलब है कि कैलकुलेटर के अंदर जो भी इनपुट दिया गया है वो मीनिंग जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर ये असाइनमेंट सक्सेसफुल नहीं होती तो जो कुछ भी इसके अंदर दिया गया है वो मीनिंग जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ये बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं इन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस को देखकर कि आपका जो इनपुट है वो सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं। ये हमने छोटी सी एग्जांपल देखी थी। इस एग्जाम्पल की मुझे याद पड़ रहा है कि हमने एक ऐसी एग्जांपल भी देखी थी कि जिसके अंदर एरर था, कैसे एरर जनरेट हो जाएगा, किस तरह ये सिमेंटिक एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और किस तरह सिमेंटिक एनालिसिस कंप्लीट हो पाएगा। ये दोनों एग्जांपल्स भी हमने देखी मैम जी। मैम कहीं कहीं पे हम मतलब वो पोस्ट फिक्स में लिख रहे हैं सिमेंटिक रूल्स को, कहीं पे हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए कैसे हमें पता सिमेंटिक, चलेगा? हाँ पता नहीं चलेगा, बल्कि ये आप खुद लिख रहे हैं ना। जब आप सिमेंटिक रूल लिख रहे होते हैं वो उस वक्त आपकी चॉइस है कि आप सिमेंटिक रूल किस तरह लिखना चाह रहे हैं और किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल मैंने डिस्कस की उसमें तो सिर्फ प्रिंट ही हो रहा था ना, उसमें इनफिक्स हो रहा है ना पोस्ट फिक्स हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट प्लस हो रहा था, प्रिंट माइनस हो रहा था। ठीक है, तो वो भी एक सिमेंटिक रूल्स को अप्लाई करने का तरीका है। आप कितने लेवल पर चेक लगाना चाहते हैं। ठीक है, कभी आप ये बिल्कुल ऐसा है कि एक प्रोग्राम की तरह है कि आप वो प्रोग्राम किस तरह राइट करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वो भी एक सिमेंटिक चेक हो सकता है। अगर आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से सिमेंटिक एनालिसिस किया जा सकता है और किस तरह वेरिएशन में आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे ही इस्तेमाल करें अपने सिमेंटिक एनालिसिस में, किसी भी एक स्ट्रेटेजी को आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं जो स्ट्रेटेजी आपकी एग्जाम्पल के केस में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हालांकि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्ट फिक्स वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है इस हवाले से कि देखें ये इस इनपुट को, ये जो ग्रामर है ये पूरी तरह इनफिक्स के लिए लिखी गई है। इस ग्रामर का पोस्ट फिक्स से कोई ताल्लुक है ही नहीं, बनता ही नहीं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ग्रामर को देखें तो ये ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए बनी हुई है। लेकिन ये एग्जाम्पल इस तरह से लिख के आपको समझाया गया कि देखिए हालांकि एक्चुअल ग्रामर का ताल्लुक इनफिक्स से है, लेकिन जो आपके सिमेंटिक रूल है वो उसको इनफिक्स से
पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपका जो सिमेंटिक एनालिसिस है वो अलग डायरेक्शन में चल सकता है और आपका सिंटेक्स एनालिसिस अलग डायरेक्शन में भी चल सकता है। आपकी चॉइस, आप दोनों की डायरेक्शन सेम रख दें, आपकी चॉइस है। जो चीज आप सिंटेक्स एनालिसिस में चेक कर रहे हैं वही आप सिमेंटिक एनालिसिस में भी चेक करें। लेकिन अगर आप उसमें डिफरेंस रखना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसीलिए डिस्कस की गई हैं ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरह से सिमेंटिक एनालिसिस अलग अलग वेरिएशन से कर सकते हैं या कंपाइलर किस किस तरह करता है। ठीक है, ये स्पेशली जो पोस्ट फिक्स वाली एग्जांपल है वो आपको इसलिए कराई जाती है क्योंकि एक्चुअल जो हमारा कंपाइलर है वो वाकई हमेशा कभी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है तो उसको पोस्ट फिक्स में ही कन्वर्ट करता है। हमारा कंपाइलर जो है क्योंकि वो नहीं डिफरेंशिएट कर सकता ऑपरेटर और ब्रैकेट्स के दरमियान, इस वजह से जब भी हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आती हैं तो कंपाइलर सबसे पहले उनको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देता है और बाकी कंपाइलेशन बाद में करता है। तो ये एक एग्जांपल बहुत अच्छी हो सकती है कि जिससे आप अंडरस्टैंड करेंगे भाई सिमेंटिक एनालिसिस और सिंटेक्स एनालिसिस किस तरह आपस में रिलेटेड भी होते हैं मगर किस तरह एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी रह सकते हैं। ठीक है जी, जी जी। तो ये हमने एट्रीब्यूट ग्रामर के बारे में डिस्कशन इन डेप्थ की थी लास्ट क्लास में, और इसी पॉइंट को मैं आज थोड़ा और इन डेप्थ डिस्कस करूंगी। लास्ट क्लास में मैंने किया था लेकिन आज की क्लास में इसको मैं दोबारा थोड़ा डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने छोटी छोटी आपको सिंटेक्स डायरेक्ट डेफिनेशंस लिखवाई थी जिसमें हमने बाइनरी नंबर्स को काउंट किया था, जीरोस को काउंट किया था, वंस को काउंट किया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की मुझे एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिख कर देखें। ठीक है, ये सब सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है। जब हम पूरे बाइनरी बिट्स को काउंट कर रहे हैं तो वो भी एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है, सिर्फ वंस को काउंट कर रहे हैं वो एक अलग है, जीरोस को काउंट कर रहे हैं वो एक अलग है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप एक्चुअली रन टाइम पे करना क्या चाह रहे हैं। और अगर आप इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर पाए हैं और आपने असाइनमेंट सबमिट की है, इसका मतलब ये है कि आप फुली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखी कैसे जाती है। क्योंकि अगर आप नहीं लिख सकते थे तो फिर ये आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करा पाते। तो कितने स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठे हैं जरा मुझे हैंड रेज करके बताएंगे जिन्होंने ये असाइनमेंट सबमिट की है। सेवनटीन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से संजना, मलूक, हसीबुल्ला, करिश्मा, सफदर, अब्दुल गफूर, 5 लोगों ने की है, 7 लोगों ने की है। तो बाकी बाकी लोगों ने क्यों नहीं की? आपको भी बेटा करनी चाहिए, तो ये सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर 7 ने भी की है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को काफी हद तक ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट की थी डिस्कशन, लेकिन मैं इतना इन डेप्थ पता नहीं आपको समझा पाई या नहीं समझा पाई। आज की क्लास में ये डिस्कशन खत्म करेंगे हम सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ कि जब हम एट्रीब्यूट ग्रामर लिखते हैं, एट्रीब्यूट ग्रामर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो एट्रीब्यूट ग्रामर को हम रिवाइज करें। एट्रीब्यूट ग्रामर एक ऐसी ग्रामर होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होती है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एक्चुअली जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं उन तमाम की तमाम प्रोडक्शंस के साथ हम एक एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या सिमेंटिक रूल एसोसिएट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास 5 प्रोडक्शन है तो मेरे पास कम से कम 5 सिमेंटिक रूल जरूर होने चाहिए। 5 से ज्यादा हो तो वो मेरी मर्जी है, मैं एक प्रोडक्शन के साथ 2, 3, 10, 12 रूल भी एसोसिएट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा जो आखिरी वाला रूल है, एल प्रोड्यूसेस आईडी, यहाँ पर देखें 2 रूल्स एसोसिएट हुए हैं। कभी कभार आपके पास 2 रूल्स भी एसोसिएट हो सकते हैं, 3 रूल्स भी एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कम से कम एक प्रोडक्शन के साथ एक रूल तो जरूर ही एसोसिएट होगा। तो वो ग्रामर जो हम लिखते हैं कि जिसके अंदर हम सिमेंटिक रूल्स को एसोसिएट करते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर। एट्रीब्यूट ग्रामर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे तो सीएफजी के अंदर ग्रामर सिंबल अकेला होता है, लेकिन जब हम एट्रीब्यूट ग्रामर लिख रहे होते हैं तो ग्रामर सिंबल के साथ हम डॉट लगाकर एक और एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं, और ये एट्रीब्यूट एक्चुअली जनरली हमारे वो प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये एक ऐसा नोटेशन है कि जहाँ पर हम मर्ज कर रहे होते हैं अपनी सीएफजी को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं सीएफजी लिखते हुए, तो उसको हम एट्रीब्यूट ग्रामर कह लेते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल करते हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं और ये एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। ये डिस्कशन मैंने शायद लास्ट क्लास में की थी, लेकिन आज मैं इसको दोबारा आपको समझाना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो एट्रीब्यूट लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल जो ली थी ये डेस्क कैलकुलेटर वाली,
इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिया था VAL, वैल्यू। ये एट्रीब्यूट वैल्यू जो है ये एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। और ये क्यों सिंथेसाइज्ड है, याद है किसी को? ये अपने या तो चिल्ड्रेन से वैल्यू लेगा या अपने उससे एडजेसेंट या सिबलिंग से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए, मैं जिनको याद है तो बेहतरीन बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं भी याद है तो हम एक दफा थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ये डेस्क कैलकुलेटर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7 प्रोडक्शन है, लेकिन इन 7 प्रोडक्शन का सिमेंटिक एनालिसिस करने के लिए हमने एक ही एट्रीब्यूट लिया है, और वो एट्रीब्यूट कौन सा है? वो एट्रीब्यूट है VAL। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस एट्रीब्यूट ग्रामर के थ्रू पार्स की जा सकती है। हमने लास्ट में एग्जांपल की थी कि इसको सबसे पहले तो इसका पार्स ट्री बनाएंगे, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम पार्स करके देखना चाहते हैं। L प्रोड्यूस करता है E प्रोड्यूस करता है E+T, T प्रोड्यूस करता है F, और F प्रोड्यूस करेगा 5। जबकि यहाँ पर E प्रोड्यूस करेगा T प्रोड्यूस करेगा F, और F प्रोड्यूस करेगा 3। ठीक है, अगर हम क्लैरिटी के लिए इन सब के साथ थोड़ा प्रोडक्शन रूल भी लिख लें, तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल लगाया है? यहाँ पर हमने प्रोडक्शन नंबर 1 लगाया है, यहाँ पर हमने प्रोडक्शन नंबर 2 लगाई है। ठीक है, ये E प्रोड्यूसेस T कौन सा प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। T प्रोड्यूसेस F, ये कौन सी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन नंबर 5 है। और F प्रोड्यूसेस डिजिट, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 7 है। और सेम इसी तरह कि ये 5th होगी और ये 7th होगी। तो हर बार जिस जिस प्रोडक्शन को हमने इस्तेमाल किया, अब हम देखते हैं एवेल्युएट किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर F को वैल्यू मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी? देखें, F जब भी 7th प्रोडक्शन, ये देखें नंबर, प्रोडक्शन नंबर 7 है, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 7 जो है वो उसने काम किया है, तो फिर प्रोडक्शन नंबर 7 से रिलेटेड सिमेंटिक रूल कौन सा है? कि इसके साथ एक एट्रीब्यूट एसोसिएट होगा, एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होगा, और वो वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या होगी? वो टोकन की वैल्यू, जो भी आपके पास टोकनाइजेशन हुई होगी, तो आपके पास एक टोकन अवेलेबल होगा जो कि 3 रख रहा होगा अपने पास। एक्चुअली वो वाला टोकन हम असाइन कर देंगे डिजिट की जो लेक्सिकल वैल्यू है। ये हम लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कांस्टेंट जो है वो इवेल्युएट होते हैं, और हमने एक पीस ऑफ कोड भी पढ़ा था कि जिसके अंदर अगर स्ट्रिंग में 115 लिखा हुआ है, तो वो किस तरह स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट होती है। हर दफा उसको हम हर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और फिर उसको ऐड करते जाते हैं। तो ये हमने एक पूरा पीस ऑफ कोड पढ़ा था लेक्सिकल एनालिसिस में, कॉन्स्टेंट्स वाला। अगर आप पार्ट खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली हर डिजिट जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगा, उसका एक टोकन मौजूद होगा, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू होल्ड हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, डिजिट की जो लेक्सिकल वैल्यू है वो f.val को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर f.val को वैल्यू 3 मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारे टोकन में ऑलरेडी अवेलेबल होगी, और यहाँ पर 5 मिल जाएगी। तो जो भी यूजर ने न्यूमेरिक नंबर लिखा होगा, वो इस केस में, इस प्रोडक्शन के केस में आपका जो टोकन होगा, टोकन में जो कोई भी वैल्यू पड़ी होगी वो f.वैल्यू को मिल जाएगी। अगर यूजर ने नंबर दिया है तो ये बिल्कुल इजीली इवेल्युएट हो जाएगा, लेकिन अगर यूजर ने जो चीज दी है वो नंबर नहीं है, नंबर के अलावा कोई और चीज है, तो फिर जाहिर है कि हो सकता है कि यहाँ पर रन टाइम को एरर हो, तो आप यूजर को वो एरर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि नहीं भाई ये सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को सही करने की जरूरत है।
ठीक है, फिर प्रोडक्शन नंबर हम 5 को देखते हैं। प्रोडक्शन नंबर 5 कहती है कि टी डॉट वैल्यू को वही वैल्यू दे दो जो एफ डॉट वेल में ऑलरेडी पड़ी है। तो ये प्रोडक्शन सही काम करे इसके लिए हमारे पास एक एफ डॉट वेल होना चाहिए, हमारे पास एफ की वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट हुई भी होनी चाहिए। अगर इस स्टेज पर सॉरी अगर इस स्टेज पर मेरे पास f की वैल्यू नहीं है तो जाहिर है कि हम एवेल्युएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एवेल्युएट मैं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर f की वैल्यू मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, ये मैं किससे पूछूं सवाल? कौन कौन मौजूद है? सफदर से पूछती हूँ। चलें सफदर बेटा, मुझे एक बात समझाएं कि यहाँ पर हमारा जो रूल है सिमेंटिक रूल, वो ये कह रहा है कि टी डॉट वैल्यू को वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो एफ डॉट वैल्यू की हो। ठीक है, एफ डॉट वैल्यू ही मुझे असाइन कर देना है टी को। तो यहाँ पर मेरे पास एफ की तो दो वैल्यू है, एक एफ की वैल्यू 3 भी है, एक एफ की वैल्यू 5 भी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे टी को कौन सी वैल्यू देनी है, 3 या 5? मैम ये जो नंबर 7 है वो तो दरअसल हमारे प्रोडक्शंस का नंबर है ना। देखिए ना, ये भी प्रोडक्शन नंबर 7 है और ये भी प्रोडक्शन नंबर 7 है, दोनों ही प्रोडक्शन नंबर 7 है। और दोनों ही ये कह रही हैं कि टी के अंदर वैल्यू वो आनी चाहिए जो ऑलरेडी एफ के अंदर है, लेकिन मेरे पास एफ के अंदर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टी को कौन सी वैल्यू देनी? मैम क्योंकि हम उसी साइड को एवेल्यूएट करेंगे। अभी वो मैम है हमारी राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड है, तो हम अगर हम लेफ्ट साइड रिकर्जन करें, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड की जो हमारे प्रोडक्शन पहले हम उसी को देखेंगे ना मैम। बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट और राइट वहां पर रन टाइम पर भी होगा, यहाँ पर तो है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि यार वहां पर जब हम रन टाइम पे ट्री को क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पर भी लेफ्ट और राइट साइड एग्जिस्ट कर रही होगी। ये मैम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हाँ, तो वहां पर एक्चुअली डिफरेंस क्या होगा? राइट और लेफ्ट वहां पर तो नहीं होगा, वहां क्या होगा? वहाँ मैम स्टेक हो सकता है। नहीं नहीं, स्टैक नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, आप अब बात को मुझे समझा पाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो हम ब्रांचेस बना रहे हैं, ये ब्रांच बना क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रन टाइम पर इसका मतलब क्या होगा? मैम ये यही है ना कि हम इनफिक्स टू पोस्ट पे कन्वर्ट करेंगे और उसके अलावा हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं बॉटम टू अप। बॉटम टू अप इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन नहीं कर रहे। ये सिमेंटिक रूल इस तरह नहीं लिखे कि हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करें, यहाँ तो इनफिक्स का इनफिक्स ही है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? एक्चुअली देखिए कि ये जो नोड्स है ना, ये रिकर्सिव फंक्शंस होंगे। हर नोड जो है, जैसे आपने खुद ही रिकर्सिव फंक्शन का नाम लिया था, ये रिकर्सिव फंक्शन होंगे। तो ये f जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये इसी नोड को करेगा। ये f वैल्यू इसको रिटर्न नहीं करेगा, इसको रिटर्न नहीं करेगा, किसी और को रिटर्न नहीं करेगा। ये जो 3 वैल्यू रिटर्न होगी, जब ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये इस नोड के पास होगा, और जब ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो इसके पास होगा। तो हमेशा फंक्शंस की रिकर्जन जब कंप्लीट होगी और फंक्शन जब टर्मिनेट होंगे तो वो अपने पेरेंट फंक्शन को, जिसने उसको कॉल किया होगा ना, उसको वो वैल्यू दे रहे होंगे। तो एक्चुअली ये रिकर्सिव फंक्शंस हैं, और जब हम टी फंक्शन कॉल करेगा तो वो इसी एफ पर ही करेगा, वो इस एफ पर कॉल नहीं कर रहा होगा। और ये टी जब फंक्शन कॉल करेगा तो वो इस एफ पर ही करेगा, वो उसके बाद कॉल नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है ट्री बनता हुआ, लेकिन रन टाइम पे वहां पर हो सकता है ट्री ना हो, वहां पर रिकर्सिव फंक्शन हो, लेकिन वो रिकर्सिव फंक्शन की सीक्वेंस जो है वो हम इस ट्री से दिखा सकते हैं कि भाई पहले एक फंक्शन कॉल होगा, लेट सपोज एल, एल कॉल करेगा ई को, ई कॉल करेगा पहले ई को। अब जब तक ई वैल्यूएट नहीं हो जाता बाकी सब वेट करेगा, जब ई वैल्यूएट हो जाएगा तो उसके बाद ये बाकी, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे हम ट्री बनाते हैं कि हम या तो लेफ्ट साइड को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं या राइट साइड को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं ई को पहले इवेल्युएट कर रही हूँ तो मैं नीचे तक करती चली जाती हूँ और फिर मैं दूसरी साइड पर आती हूँ। तो हमारी जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इसी तरह परफॉर्म होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो देखने की है वो ये है कि ये जो 3 वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको रिटर्न होगी? इस नोड को, और यहाँ पर t की वैल्यू 3 हो जाएगी।
ठीक है। देन ये 3 वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, प्रोडक्शन नंबर 3 ये कह रही है, प्रोडक्शन नंबर 3 ये कह रही है कि टी की जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो ई को दे दी जाए। तो टी की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी 3 और ई को क्या वैल्यू मिल जाएगी, ई को वैल्यू भी मिल जाएगी 3। और यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 5 है, तो प्रोडक्शन नंबर 5 यही कह रही है कि जो एफ की वैल्यू है वही टी की हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली बात सारी ये है कि ये वैल्यू उस आई कहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, ये वैल्यू आई है यहाँ से, ये वैल्यू आई है यहाँ से, और ये वैल्यू आई है यहाँ से, सीधी सीधी रिटर्न हुई है। ये 5 वैल्यू इधर रिटर्न हुई एफ को, ये वैल्यू इधर रिटर्न हुई। अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। यहाँ पर केस ये है कि अगर हम प्रोडक्शन नंबर 2 को देखें, प्रोडक्शन नंबर 2 ये कह रही है कि ई डॉट वेल इवेल्युएट तब होगा जब आपके पास 2 वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हो, आपके पास एक ई डॉट वेल भी पड़ा और आपके पास एक टी डॉट वेल भी पड़ा हो। तो यहाँ पर इवेल्युएट होने के लिए मेरे पास 2 वैल्यूज होनी जरूरी है। अगर मेरे पास 2 वैल्यूज रिटर्न नहीं हुई होंगी तो यहाँ पर एरर आ सकता है। लेकिन इस वक्त मैं जिस सिचुएशन में बैठी हूँ तो मेरे पास एक ई की वैल्यू भी मौजूद है और मेरे पास टी की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, ई डॉट वैल्यू में बस 3 पड़ा होगा और टी डॉट वैल्यू में बस 5 पड़ा है। तो ये इवेल्युएट कैसे होगा, वो कह रहा है ई और टी की वैल्यूज को आपस में प्लस कर दें, जो भी बने उसको ई के अंदर आप प्लेस कर दें। तो ये देखें कि 3 + 5 एक्चुअली इस ई को 8 मिल जाएगा। इस ई को 8 मिलेगा क्यों, इस सिमेंटिक रूल की वजह से। ये सिमेंटिक रूल ये कह रहा है कि ई के अंदर जो वैल्यू है और टी के अंदर जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस कर दिया जाए। तो एक्चुअली ये वैल्यूज आई कहाँ से, ये वैल्यू आई 8, आधी इधर से और आधी इधर से, ऐसा है। हाफ वैल्यू इधर से मिली, हाफ वैल्यू इधर से मिली, दोनों को प्लस किया। अगर ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट ना करती तो ये 8 नहीं बन पाता, लेकिन ये 8 इजीली क्यों बन पाया, क्योंकि 3 और 5 पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। और फिर आखिरी रूल जो सबसे पहला है हमारा, वो ये कह रहा है कि ई के अंदर जो भी वैल्यू है वो एल को असाइन कर दी जाए। तो ऐसे ही ये 8 अगर यहाँ पर आया तो ये 8 एल डॉट वेल को भी मिल जाएगा। और एक्चुअली कहाँ से आया है, ये एक्चुअली आया है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट्स थे और इन वैल्यूज को, एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज कहाँ से मिली, अपने चाइल्ड से। ठीक है, इस नोड को वैल्यू कहाँ से मिली, इसके चाइल्ड से। इस नोड को वैल्यू कहाँ मिली, इसके चाइल्ड से। इस नोड को वैल्यू कहाँ मिली, इसके चाइल्ड से। और इसको वैल्यू कहाँ से मिली, इसके 2 चाइल्ड से, दोनों चाइल्ड से कंबाइन होकर मिली। तो हम वापस चलते हैं और जरा देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की। ठीक है, synthesized attribute. An attribute is said to be synthesized if its value at a parse tree node n is determined from the attribute values at the children of n and n itself. यानी कि अगर किसी भी नोड की वैल्यू उस नोड पर इवेल्युएट हो रही है, या तो सिर्फ और सिर्फ उस नोड से ही इवेल्युएट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस नोड पे रहते हुए हमें वैल्यू मिल जाए तो भी वो सिंथेसाइज्ड है, या फिर हमें अगर रेफर करना पड़े तो उस नोड के चाइल्ड को रेफर करना पड़े, वो भी वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो वापस अगर हम इस ट्री को देखें तो ये ट्री बिल्कुल ऐसा है कि हर नोड, अगर ये नोड n है तो इसको वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इसके चाइल्ड से। अगर ये नोड n है तो इसको वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इसके चाइल्ड से। तो यही सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन होती है कि एन एट्रीब्यूट इज सेड टू बी सिंथेसाइज्ड if its value at a parse tree node n is determined from the attribute values of its child। ठीक है, या फिर n itself, या तो उसी नोड पर खड़े खड़े हम वैल्यू को इवेल्युएट कर सकें, या अगर उस नोड पर इवेल्युएट नहीं हो पा रही और हमें कहीं और से लानी पड़ रही है तो हम कहाँ से लेकर आए, हम उस नोड के चाइल्ड से लेकर आए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड होगा। क्लियर हुआ है? यस मैम। तो अब्दुल गफूर, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि इस सारी स्टोरी में सिंथेसाइज्ड कौन सी चीज है? ये जो सिमेंटिक रूल्स लिखे हुए हैं, L प्रोड्यूसेस E और E प्रोड्यूसेस T और T प्रोड्यूसेस F, इस सारी कहानी में कौन सी चीज है जो सिंथेसाइज्ड है? हम किस चीज को सिंथेसाइज कह रहे हैं एक्चुअली? मैम ये जो प्रोडक्शन
कह रही हैं एल प्रोड्यूस ई एन। हाँ, ये क्या है? ये प्रोडक्शन सिंथेसाइज्ड है। जी मैम, जब ये हम पास ट्री बना रहे हैं तो इसकी हमें वैल्यूज मिल रही है ना, हमें पता है कि सिंथेसाइज ट्री कैसे बनाते हैं कि उसके जो पेरेंट नोड है उस पे हम जो है ना उसकी चाइल्ड की वो लिख देते हैं वैल्यूज। वो तो मैं समझ रही हूँ, ठीक है 70%, लेकिन 30% अभी मुझे और सुनना है। सिंथेसाइज्ड क्या है? सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। VAL, बिल्कुल सही मल्लू कह रहे हैं आप। ये देखें, अच्छा सा कलर लेते हैं, ये वैल्यू, ट्री भी तो है। हाँ मैं ट्री की भी बात कर रही हूँ। देखें बेटा, ये सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रामर तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी और इस ग्रामर से हमने पार्स ट्री बना लिया था, लेकिन इस ग्रामर के साथ हमने एक एट्रीब्यूट एसोसिएट किया। इस पूरी जो डिस्कशन है एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट है वेल। ये वेल एट्रीब्यूट हमने एल से भी एसोसिएट किया, ई से भी एसोसिएट किया, टी से भी एसोसिएट किया, एफ से भी एसोसिएट किया। आप देखें तो सब जगह ये वेल एट्रीब्यूट मौजूद है। तो एक्चुअली एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट है वेल, तभी हम इसको एट्रीब्यूट ग्रामर भी कह रहे हैं, वरना ये सिर्फ कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर थी और ये एट्रीब्यूट ग्रामर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हम कोई एट्रीब्यूट लेकर आते हैं, यानी एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से? अगर वैल्यू आ रही है चाइल्ड से, देखें हर एट्रीब्यूट को वैल्यू दे रहे हैं। अब ये वैल्यू कहाँ से दे रहे हैं? ये वैल्यू अगर दे रहे हैं चाइल्ड से एक्सट्रैक्ट करके, तो इस तरह के एट्रीब्यूट को, यानी अब ये वेल एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? ये सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। ये सिंथेसाइज्ड इसलिए होगा क्योंकि इस वेल एट्रीब्यूट को जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो उसके चाइल्ड से मिलेगी। ये एग्जैक्टली आप बात सही कर रहे हैं कि इस ट्री को भी हम सिंथेसाइज ट्री कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ एट्रीब्यूट ग्रामर की, तो ये एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर हम बात कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। और इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट है इस ग्रामर के अंदर, वो है वेल। और वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। वो क्यों सिंथेसाइज्ड है? वो इसलिए सिंथेसाइज्ड है कि हर दफा जब भी मैं किसी भी वेरिएबल को पिक कर लेती हूँ और उसकी वैल्यू इवेल्युएट करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे वो वैल्यू कहाँ से मिलती है? उसके चाइल्ड से। और ये इलस्ट्रेट करने के लिए मुझे ट्री बनाकर दिखाना पड़ा आपको कि एक्चुअली अगर ये ट्री मेरे सामने नहीं भी बना और सिर्फ ये ग्रामर लिखी हो, तो इस ग्रामर को देखकर भी मैं अंदाजा लगाऊंगी कि हर नोड को एक्चुअली वैल्यू कहाँ से मिल रही है? उसके चाइल्ड से। देखें एल का चाइल्ड ई था तो इसको वैल्यू मिल रही है इसके चाइल्ड से। अगर टी का चाइल्ड एफ था तो देखें टी को वैल्यू मिल रही है एफ से। तो एक्चुअली अगर हर एट्रीब्यूट को वैल्यू मिल रही है उसके चाइल्ड से, तो हम इस तरह के ग्रामर को क्या कहेंगे? इस तरह के एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे? ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहेंगे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। तो इस ग्रामर के अंदर जो अभी हम ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली सिंथेसाइज्ड कौन सी चीज है? ये वेल सिंथेसाइज्ड है। अब दूसरा सवाल ये कि क्या हर ग्रामर में हर एट्रीब्यूट हमेशा सिंथेसाइज्ड ही होता है? क्या हमेशा हर एट्रीब्यूट को वैल्यू उसके चाइल्ड से ही मिलती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी भी एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में की थी, आज की क्लास में उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली ग्रामर भी हमने देखी थी जहां पर हम इवेल्युएट करना चाह रहे थे किसको? वेरिएबल की टाइप्स को। अब ये भी एक एट्रीब्यूट ग्रामर लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको वैल्यू तो मिल रही है, मगर वो वैल्यू उसके चाइल्ड से नहीं मिल रही, कहीं और से मिल रही है। देखिए एल जो है, ये एल बेसिकली यहाँ है। एल का टी चाइल्ड नहीं है, लेकिन एल को जो वैल्यू मिल रही है वो टी से मिल रही है। अगर चाइल्ड से मिल रही होती तो एल का जो चाइल्ड है उससे मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पर इवेल्युएशन कैसे होगी? बिल्कुल, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में आपको याद दिलाने के लिए दोबारा कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि मेरे पास एक इस तरह की कोई ग्रामर है। ये मेरे पास CFG है और ये इसकी एट्रीब्यूट ग्रामर है। और अब मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ और उसको पार्स करके देखना चाह रही हूँ। मैं जल्दी से लिखती हूँ इंटीजर A, B। ठीक है, अगर मैंने गलत लिखा है तो ये पार्स ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैंने सही लिखा है तो पार्स तो हो जाएगा और फिर इसका सिमेंटिक एनालिसिस होगा। ठीक है, अब सिमेंटिक एनालिसिस होगा कैसे? चले हम जल्दी से पार्स ट्री बनाते हैं। तो मेरा जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है वो है डी है। डी प्रोड्यूस कर रहा है दो चीजें। डी प्रोड्यूस कर रहा है टी और एल, ऐसा ही है। ठीक है, अब टी क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर टी प्रोड्यूस करेगा INT
जबकि एल क्या प्रोड्यूस करेगा, एल प्रोड्यूस करेगा एल कॉमा आईडी, ठीक है। और एल क्या प्रोड्यूस करेगा, एल प्रोड्यूस करेगा आईडी, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट हो गया बेसिकली पार्ट्स, ठीक है। मैंने लिखा था ए कॉमा बी और यहाँ पर ये एक्चुअली पार्ट्स हो सकता है। अब मुझे इसको एवेल्युएट करके देखना है कि हर स्टेप पर वैल्यू किस एट्रीब्यूट की क्या होगी। वैल्यूज देखने के लिए मुझे पहले जरा रूल्स के नंबर लिखने पड़ेंगे। ये कौन सी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 1 है। टी प्रोड्यूसेस आई एन टी, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, ठीक है। एल प्रोड्यूसेस एल कॉमा डी, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 4 है। एल प्रोड्यूसेस आई डी, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 5 है। तो ये मैंने इवेल्युएट कर लिया। अब हर स्टेप पर जो भी प्रोडक्शन मैंने इस्तेमाल किए उसकी बुनियाद पर मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक है। भूल जाए कि यहाँ पर इंटीजर a कॉमा बी लिखा है। अब मेरे पास इंटीजर a कॉमा बी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्री है और ये रूल्स है, और इन रूल्स की बुनियाद पर मुझे वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, पहला जो एग्जाम्पल लिया था वहां पर एक ही एट्रीब्यूट था और उस एट्रीब्यूट का नाम था वेल, VAL। अब इस वक्त मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक का नाम है INH और एक का नाम है टाइप, ठीक है। और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हर स्टेप पर मुझे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले जब पहली प्रोडक्शन चलेगी तो पहली प्रोडक्शन में देखें, मुझे वो कह रहा है कि INH की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैम INH का मतलब क्या है? INH एक एट्रीब्यूट है, बिल्कुल वैसे जैसे पिछली वाली एग्जांपल में VAL एक एट्रीब्यूट था, एक वेरिएबल। अब मतलब वेरिएबल नाम है कोई? जी, ये वेरिएबल जब आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो आप इसका नाम कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन जिसने ये सिमेंटिक रूल लिखे उसने अपने एट्रीब्यूट का नाम INH लिख दिया है। क्यों लिखा है चलिए मैं आपको 5 मिनट बाद बताऊंगी, लेकिन उसका वेरिएबल का नाम वो कुछ भी रख सकता था, उसने INH लिख दिया, ठीक है। आप ABC समझ सकते हैं। अब ये एक वेरिएबल है INH और इसको वैल्यू देनी है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर मुझे INH को वैल्यू देनी है, लेकिन मैं क्या दूँ, T डॉट टाइप। सवाल ये है कि मेरे पास T डॉट टाइप है, मैं यहाँ पर क्या वैल्यू दूँ, मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। या चले अगर मैंने ऊपर से क्यों बिला वजह शुरू कर दिया, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, या तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर 2, इसको प्रोडक्शन नंबर 2 ये कह रही है कि टी प्रोड्यूसेस INT। अगर टी प्रोड्यूस करे INT, जो कि यहाँ हुआ है, टी ने प्रोड्यूस किया INT, तो टी डॉट टाइप की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंटीजर। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी इंटीजर। हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि अगर जितनी दफा भी ऐसा हो कि टी प्रोड्यूस करे INT, तो टी डॉट टाइप की वैल्यू हो जानी चाहिए इंटीजर। ये मैंने किया है, तो ये वैल्यू इजीली मिल जाएगी। चलें ठीक है, अब हम एक स्टेप पर चलते हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 पर खड़े, L डॉट INH की वैल्यू, L डॉट INH यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा INH, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए जो भी T डॉट टाइप की वैल्यू है। तो मेरे पास T डॉट टाइप की एक वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पर इंटीजर थी, तो यहाँ पर L डॉट INH की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी L डॉट INH की वैल्यू, इंटीजर में मैम यही जो इंटीजर इंटीजर आ जाए, इंटीजर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, ठीक है। तो अगर नीचे इंटीजर थी तो यहाँ पर भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी इंटीजर। चले यहाँ तक बात ठीक हो गई। अच्छा, अब प्रोडक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन नंबर 4 कहती है कि L1 डॉट INH, L1 कौन सा है, L1 ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पर था L डॉट INH, ठीक है। यहाँ पर था L डॉट INH जो कि प्रोडक्शन नंबर 1 में था, और अब ये है L1 डॉट INH। वो कह रहा है कि L डॉट INH की वैल्यू वो होनी चाहिए जो पहले से आपके पास INH की वैल्यू है। प्रोडक्शन नंबर 4 को देखें और इसके सिमेंटिक रूल को देखें
कि इसके पास जो INH है, इसका जो INH एट्रीब्यूट है, उस INH एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपने पहले से एक INH एट्रीब्यूट इवेलुएट किया हुआ है, पहले से एक वेरिएबल है, उसके पास एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू आप इसको असाइन करते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसको क्या असाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर मैम। इंटीजर, एग्जैक्टली। लेकिन एक बात पर आप गौर करें कि ये इंटीजर इसको मिला इधर से, इसको मिला इधर से, लेकिन इसको कहां से मिला, डी वाला। इसको अपने पेरेंट से मिला। ये इंटीजर वैल्यू इस एट्रीब्यूट को, इस नोड को कहां से मिली, ये इसको अपने पेरेंट से मिली, ना कि चाइल्ड से, जैसे कि अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं। ये प्रोडक्शन नंबर 5 है। प्रोडक्शन नंबर 5 क्या कह रही है, प्रोडक्शन नंबर 5 ये कह रही है कि जब भी L प्रोड्यूस करे ID, जैसे कि यहाँ पर हुआ, जब भी L प्रोड्यूस करे ID, तो क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि एक नई एंट्री बना लेनी चाहिए ID नाम की। ठीक है, तो ID नाम की हमने एक एंट्री बना ली। ठीक है, और id डॉट एड टाइप करनी चाहिए, एक नया जो है फंक्शन कॉल करेंगे और id की एंट्री को इस्तेमाल करेंगे। id की एंट्री क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर id की एंट्री होगी a। तो एक्चुअली मैं इसको कर रही हूँ, ये फंक्शन कॉल होगा। एक मिनट जरा, मुझे म्यूट करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एड डॉट टाइप का ये फंक्शन कॉल करूंगी और इसको आर्ग्यूमेंट्स पास क्या करूंगी, id डॉट एंट्री। id डॉट एंट्री का मतलब है कि इस id का टोकन जो कोई भी है, टोकन वैल्यू जो इसकी लेक्सिकल वैल्यू है, तो id की लेक्सिकल वैल्यू एक्चुअली टोकन मेरे पास क्या पड़ा होगा, टोकन मेरे पास पड़ा होगा a। ऑल्दो ये टोकन टाइप id है, वो बात सही है, टोकन टाइप तो id है, लेकिन इसकी जो लेक्सिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिसका टोकन टाइप है। id डॉट एंट्री का मतलब है वो चीज जो कि यूजर ने लिखी है। तो ये हमने एक्चुअली टोकनाइज किया हुआ होगा आईडी के तौर पर, क्योंकि ये कहीं भी मैच नहीं हुआ होगा। ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल को अलग अलग कर चुके हैं, तो ये काम आप भी करके देख चुके हैं कि पहला जो भी वैल्यू मैच नहीं हुई थी तो आपने उसको क्या कहा था, आपने उसको कहा था कि ये हमारा पहला टोकन हो गया। तो वो टोकन की वैल्यू कहीं ना कहीं पड़ी होगी, वो टोकन की वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे। और इसको साथ में वैल्यू क्या पास करनी है, इसको वैल्यू पास करनी है कौन सी, इसको वैल्यू पास करनी है l.inh। ठीक है, इसको वैल्यू कौन सी पास करनी है, l.inh। तो l.inh की वैल्यू यहाँ पर इस स्टेज पर खड़े होके हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर इसको यहाँ से मिलेगा, ये l.inh की वैल्यू इसको यहाँ से मिलेगी और यहाँ पर एक्चुअली इंटीजर पास हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटीजर हमें वैल्यू मिली, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू कहाँ से मिली, अल्टीमेटली यहाँ पर भी टाइप हो जाएगी इंटीजर, तो यहाँ पर ये वैल्यू ये बन गई। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन के अंदर पहले a पास हो रहा होगा और फिर इंटीजर पास हो रहा होगा, और ये इंटीजर इसको कहाँ से मिला, ये अपने पेरेंट से मिला। ठीक है, तो ये समझाने की बात है कि पिछला वाला जो हमने पार्स ट्री देखा था, सिमेंटिक ट्री देखा था, उसके अंदर इवेल्युएट हो रहा था वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, लेकिन वो एट्रीब्यूट जो है हमेशा वैल्यू कहाँ से पिक कर रहा था, अपने चाइल्ड से पिक कर रहा था। लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जो वैल्यू कहाँ से पिक कर रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से पिक कर रहे होते हैं, या कभी कभार अपने सिबलिंग से भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक ऐसी देखेंगे कि जहाँ पर वैल्यू सिबलिंग से पिक हो रही होगी। तो अगर वैल्यूज अपने सिबलिंग से पिक हो रही हैं या पेरेंट से पिक हो रही हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते हैं इनहेरिटेड। इस वेरिएबल का नाम उसने INH इसलिए लिखा है ताकि जब आप पूरी एग्जांपल करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये INH एट्रीब्यूट जो है, ये एट्रीब्यूट जरूर है मगर ये एट्रीब्यूट है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ये सिंथेसाइज नहीं है। तो आप अपनी ग्रामर के अंदर एट्रीब्यूट एसोसिएट करते हैं और वो ग्रामर एट्रीब्यूट इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और सिंथेसाइज भी हो सकते हैं। अगर एट्रीब्यूट इनहेरिटेड होगा तो उसकी निशानी ये होगी कि उसको वैल्यू कहाँ से मिल रही होगी, या तो उसके चाइल्ड से, सॉरी पेरेंट से मिल रही होगी या सिबलिंग से मिल रही होगी।
ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हुआ। तो हम वापस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं कि स्लाइड्स में क्या लिखा है, या बुक से आप डायरेक्ट पढ़ें तो बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। Inherited attribute. An attribute is said to be inherited if its value at parse tree node n is determined from the attribute value at the parent of n, sibling of n और n itself. वैल्यू कहाँ से मिले? वैल्यू या तो n से मिल जाए, जहां पर हम खड़े हैं वहीं से मिल जाए। अब id को वैल्यू कहाँ से मिली? id को वैल्यू उसी नोड से मिल गई। ये देखें अभी पार्स ट्री हमारा बना हुआ है, तो ये id कहाँ से मिला? ये id तो उसी नोड से मिल गया, ठीक है। और कभी कभार वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? कभी कभार उसके पेरेंट से मिलेगी। तो अगर आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इवैल्यूएट हो रहे हैं उसी नोड पर खड़े खड़े, या पेरेंट से या सिबलिंग से, तो फिर ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। जबकि इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट उसको कहते हैं जो इवैल्यूएट होते हैं। यहाँ पर देखें ये सारा जो इवैल्यूएशन हुई थी ये बॉटम अप, पहले चाइल्ड की इवैल्यूएट हो रही थी वैल्यू और फिर उसके बाद पेरेंट की हो रही थी। लेकिन इस एग्जांपल में बिल्कुल डिफरेंट होगी सिनेरियो, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट्रीब्यूट्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि चाइल्ड से हो, वो पेरेंट से भी हो सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो INH एक एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है? वो इनहेरिटेड है, क्योंकि वो वैल्यू कहाँ से इवैल्यूएट कर रहा है? अपने पेरेंट्स से। तो जब आप एट्रीब्यूट ग्रामर लिखें तो आपके एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर भी हो सकता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ग्रामर के अंदर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो, वो वैल्यू ले रहे हो किसी और तरह के, किसी अपने पेरेंट से या अपने सिबलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि यही वाली एग्जांपल जो अभी हम बात कर रहे थे, इस एग्जांपल को उन्होंने कैसे इवैल्यूएट किया है। उन्होंने इनपुट में लिया है फ्लोट id, id, id। ये एक स्टेटमेंट ली हुई है और इसको पार्स किया हुआ है इसी ग्रामर के थ्रू जिसकी हम बात करें। तो सबसे पहली चीज जो इवैल्यूएट होगी वो id इवैल्यूएट होगा। id की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये देखिए बॉटम अप मिली थी। ये दूसरा id, इसकी वैल्यू भी कहाँ से मिलेगी? बॉटम अप। इसकी वैल्यू भी कहाँ से मिलेगी? बॉटम अप। तो ये हमने भी ऐसे ही किया था कि जब भी id आ रहा है तो id को वैल्यू कहाँ से मिल रही है? इसके इसी नोड से मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं l, तो l को वैल्यू बेसिकली कहाँ से मिल रही है? ठीक है, ये l को देखें तो पहली वैल्यू जो टाइप की मिली वो अपने किससे मिली? वो अपने सिबलिंग से मिली। सिबलिंग। ठीक है, ये इसको यहाँ से जो l.inh है वो बेसिकली t और l दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है, ना कि पेरेंट। ठीक है, ये t और l दोनों एक ही लेवल पर है। इन दोनों का पेरेंट d है। d के पास तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। एट्रीब्यूट है t के पास और l के पास, और t और l एक दूसरे से अपने एट्रीब्यूट एक्सचेंज करें तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट कहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं? ये सिबलिंग पर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स अपने सिबलिंग पर भी वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने पेरेंट पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहां पर ये मैंने यहाँ पर इंटीजर दे दिया था, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या है कि यहाँ पर d के पास तो कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं ना, ये वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, इसको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि d का अपना तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। जब हम d पे खड़े हुए हैं तो एक्चुअली d पे खड़े होके हम काम क्या कर रहे हैं? d पे खड़े होके हम काम ये कर रहे हैं कि t से कह रहे हैं कि भाई t अपना वैल्यू जो है, जैसे कभी कभार हमारे वालिदैन कहते हैं कि छोटे भाई से कहते हैं कि बड़े भाई से ले लो, तो एक्चुअली डी काम यही कर रहा है कि डी खुद से अपने किसी एट्रीब्यूट को नहीं देख रहा, बल्कि वो टी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि टी अपनी वैल्यू जो है वो शेयर करे एल के साथ। तो ये सिबलिंग के लेवल पर भी डेटा जो है वो शेयर हो रहा है, और इस तरह से इस एट्रीब्यूट को हम कह रहे हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल थी। अब ये अगेन डेस्क कैलकुलेटर वाली। तो एक डेस्क कैलकुलेटर का आपने सिमेंटिक रूल इस तरह से लिखे हो सकते हैं कि उसके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हो, मगर एक डेस्क कैलकुलेटर की एग्जांपल ऐसी भी हो सकती है कि जहां पर एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड हो। जल्दी से हम इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं जहां पर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये ग्रामर है मेरे पास और ये मेरे पास इसकी सिमेंटिक रूल है। अब देखें हर एक प्रोडक्शन के साथ दो दो रूल लिखे हुए हैं, हर एक प्रोडक्शन के साथ दो दो, आखिरी दो प्रोडक्शन के साथ सिर्फ एक एक है, लेकिन पहली दो प्रोडक्शन के साथ रूल दो हैं। तो एक्चुअली इसको पार्ट्स करते हैं जल्दी से। लेट सपोज 1 + 2 मैं कह देती हूँ। ठीक है, 1 + 2 ये पार्ट्स हो जाएगा इसमें इजीली।
तो कैसे पार्स होगा, सबसे पहले टी से स्टार्ट होगा, टी प्रोड्यूस करेगा एफ और टी डैश, एफ प्रोड्यूस करेगा डिजिट, ठीक है, और वो डिजिट क्या होगा 1, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वरना इसको डिजिट करना चाहिए था और डिजिट की वैल्यू जो है लेक्सिकल वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आसानी के लिए फिलहाल डायरेक्ट 1 ही लिख रही हूँ यहाँ पर, या चले मैं डिजिट ही लिख देती हूँ कहीं कंफ्यूजन आपको ना हो जाए। चलिए एफ प्रोड्यूस करेगा डिजिट, ठीक है। यहाँ पर टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, टी डैश प्रोड्यूस करेगा, अच्छा प्लस नहीं है इसके अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, टी डैश प्रोड्यूस करेगा स्टार, फिर एफ और फिर टी डैश, ठीक है। तो मेरे पास एफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एफ अगेन प्रोड्यूस करेगा डिजिट, ठीक है। जबकि ये वाला टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाला टी डैश प्रोड्यूस करेगा एप्सिलॉन। जल्दी से मैं प्रोडक्शन नंबर्स भी लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन नंबर 1 इस्तेमाल की है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन नंबर 4 इस्तेमाल की है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन नंबर 2 इस्तेमाल की है, यहाँ पे अगेन मैंने प्रोडक्शन नंबर 4 इस्तेमाल की है, और यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3, और ये इनपुट मेरा पार्स हो गया। इसका मतलब है कि ये इनपुट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिंटैक्टिकली ठीक साबित हुआ है, अभी सेमेंटिकली करेक्ट साबित नहीं हुआ है। सेमेंटिकली करेक्ट कब साबित होगा, जब ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सही परफॉर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, प्रोडक्शन नंबर 4। प्रोडक्शन नंबर 4 ये कह रही है कि एफ की वैल्यू, एफ के पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एफ डॉट वेल, ठीक है, और एफ डॉट वेल की वैल्यू वो होनी चाहिए जो भी डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है। तो अब डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिलेगी, इस डिजिट का एक्चुअली टोकन क्या मिलेगा मुझे, डिजिट का टोकन मुझे यहाँ पर मिलेगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर भी सेम यही वाला स्टेप अप्लाई होगा, ये भी प्रोडक्शन नंबर 4 थी, तो यहाँ पर वेल जो वैल्यू हो जाएगी एफ डॉट वेल की, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स तो हमारे हो गए प्रोडक्शन नंबर 4। अच्छा, देन हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्शन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर 3 क्या कह रही है, प्रोडक्शन नंबर 3 ये कह रही है कि टी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अगर टी प्रोड्यूस करे एप्सिलॉन, दिखने में हमें ये लग रहा है कि टी ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टी की कोई वैल्यू नहीं है। वो कह रहा है अगर टी प्रोड्यूस करे एप्सिलॉन तो आपको क्या करना चाहिए, टी का एक एट्रीब्यूट लें जिसका नाम है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, SYN, और उसको वैल्यू क्या दे दें, उसको वैल्यू दे दें जो कि टी डॉट आई एन एच की हो। अब टी डॉट आई एन एच की मेरे पास क्या वैल्यू, इसको मैं क्या वैल्यू दूं यहाँ पर, वो नहीं है फिलहाल, वो वैल्यू अभी हमारे पास है ही नहीं, तो अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये एवेल्युएशन अभी नहीं हो पाई, लेकिन यूजर को भी एरर भी नहीं देंगे क्योंकि पूरा ट्री बना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू हमें बाद में मिल जाए, तो यहाँ पर मैं रुक गई हूँ, इसको मैं एवेल्युएट नहीं कर पाई। चले जी कहीं और चलते हैं, इससे अगले वाले स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप पे टी डैश पे खड़े हो जाते हैं, प्रोडक्शन नंबर 2। प्रोडक्शन नंबर 2 ये कहती है कि टी डॉट आई एन एच, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा टी डॉट आई एन एच, और आई एन एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई एन एच की वैल्यू होनी चाहिए टी डॉट आई एन एच के अंदर पहले से जो वैल्यू पड़ी है उसको एफ डॉट वेल से मल्टीप्लाई किया जाए। तो एफ डॉट वेल तो है मेरे पास, ये 2 आया था यहाँ पे, ये 2 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन बाकी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि आई एन एच को मल्टीप्लाई करना है एफ डॉट वेल से, तो ये मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, ये सवाल अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको भी इवेल्युएट नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये अभी हम नहीं कर सके। हम चलते हैं प्रोडक्शन नंबर 1 की तरफ। प्रोडक्शन नंबर 1 ये कह रही है कि टी डॉट आई एन एच एक एट्रीब्यूट है यहाँ पर,
INH नाम का एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, और उस INH को वैल्यू क्या दे दो, उस INH को वैल्यू दे दो जो f.val के पास है। तो यहाँ पर मेरे पास f.val के पास कोई वैल्यू है? हाँ जी है, यहाँ पर f.val के पास वैल्यू पड़ी हुई है 1। नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा, वो टी डैश नीचे वाले का बोला, उसके चाइल्ड का। ये तो टी डॉट वेल खुद भी पड़ा है नीचे, तो वो वैल्यू देंगे ना उसको। सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, t.val, तो t.val को वैल्यू मिलेगी कहाँ से? इसके सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट से। तो पहले हम मैम टी डैश को देते हैं, फिर वो उसके लिए सिंथेसाइज बन जाएगा ना, क्योंकि वो अपने चाइल्ड से लेगा। तो यहाँ पर t.val मुझे चाहिए, लेकिन t.val को वैल्यू चाहिए t-synthesize। तो क्या t-synthesize की वैल्यू है मेरे पास? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो अब कौन से वैल्यू पे जाएं, कहाँ जाकर हमें ये वैल्यू सारी? मैम इस पे तो दो है ना हमारे पास सिमेंटिक रूल, तो पहला तो अप्लाई कर सकते हैं ना, टी डैश डॉट इनहेरिट इक्वल टू एफ डॉट वेल। तो वही तो मैं कह रही तो थी, वही तो मैं कह रही थी, वही तो किया था पहले। तो वो मैम टी पे तो नहीं होगा ना, वो टी डैश पे होगा, जो सेकंड मतलब चाइल्ड है उसका टी डैश, उस पे अप्लाई होगा ना। नहीं, अप्लाई उस पे देखें, बात वही बात हो रही है। इसके पास एक एट्रीब्यूट है, वो INH का एट्रीब्यूट, हाँ बिल्कुल बात सही यही है कि जो INH एट्रीब्यूट है वो है इसके पास। हाँ इसके पास। ठीक है, और हम खड़े में कौन सी प्रोडक्शन को हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं? हम प्रोडक्शन को इस वाली को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, इसके सिमेंटिक रूल अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब t.val ये काम होगा इधर ही, ठीक है, होगा इधर ही, लेकिन एक्चुअली इसके पास वो एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है t.val, t.inh। तो ये जब हम इस पे खड़े हुए हैं प्रोडक्शन नंबर 1 के ऊपर, तो एक्चुअली f.val की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, इस वैल्यू का हमें यूज करना पड़ेगा जो f की वैल्यू है। अब सवाल ये कि ये वैल्यू हमें देनी किसको है? ठीक है, मैम टी डैश को, t-inh, तो हाँ ये वैल्यू एक्चुअली, ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सिबलिंग। लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि इसको अपनी वैल्यू सिबलिंग को दे देनी चाहिए। t जो है वो इन दोनों का पेरेंट है, और t डैश और f जो है ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप t जो f सिबलिंग के पास वैल्यू है वो अपने दूसरे सिबलिंग को ये वैल्यू दे दे INH को। तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या होगा कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगी। ये हो कहाँ रहा है? ये प्रोडक्शन नंबर 1 पर हो रहा है, लेकिन जहां पर ये एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं होगा परफॉर्म वहीं पर ही। तो t.inh को यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी? t.inh को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1। लेकिन ये 1 वैल्यू आई कहाँ से? ये 1 वैल्यू सिबलिंग से आई है इसके कहने पर। ठीक है, ठीक है, और t.val को वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? जो t डैश डॉट सिंथेसाइज्ड की वैल्यू है। अब t डैश डॉट सिंथेसाइज्ड के पास अभी तक तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। ठीक है, आधा काम तो हमने कर दिया, ये वाली इंस्ट्रक्शन तो हमने परफॉर्म कर ली, लेकिन ये रहती है, ये नहीं की अभी। ठीक है, t.val को भी एक वैल्यू देनी है, और t.val को वो वैल्यू देनी है जो t डॉट सिंथेसाइज्ड की हो। तो ये काम मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, t.val को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं कहाँ से लाऊं? वो तो यहाँ से मिलनी है, और यहाँ से तो अभी वैल्यू हमें मिली ही नहीं थी। लेकिन अब वापस दोबारा अगर प्रोडक्शन नंबर 3 पर जाएं, इसको अधूरा छोड़कर अगर प्रोडक्शन नंबर 3 पर जाएं, तो प्रोडक्शन नंबर 3 कह रही है कि t डैश डॉट सिंथेसाइज्ड को वही वैल्यू दे दो, कौन सी? जो कि t डैश डॉट INH की है। तो अब मेरे पास आ गई है। जब मैं पहले आई थी तो मेरे पास t डॉट INH में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन अब पड़ी हुई है, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है? ये वैल्यू मैंने यहाँ से ली है। तो अब ये सिंथेसाइज वैल्यू मैम मुझे पर जी यहाँ पे तो दो है ना इंस्ट्रक्शन, टी डॉट सिंथेसाइज इक्वल टू टी डैश 1 सिंथेसाइज। अच्छा 1 है, सॉरी। कौन सी बेटा? t डैश डॉट सिंथेसाइज्ड भी एक ही है मेरे पास, और t डैश डॉट इनहेरिटेड भी एक ही है। इनहेरिटेड की वैल्यू मुझे आ गई है, तो मैं सिंथेसाइज को दे सकती हूँ। दो कौन सी आप कह रहे हैं? किससे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है आपको? देखें, वापस चल रहे हैं ना, अभी हम खड़े हुए थे यहाँ, ये INH ये की वाली है ना मैम? ये 1 हमने इधर से लिया सिबलिंग से, अब INH के पास वैल्यू आ गई। ठीक है, t डॉट INH के पास ठीक है वैल्यू मैम। 1 आ गई।
अब मुझे असल में दूसरा काम क्या करना था, ये मैंने पहला काम तो कर लिया यहाँ से, लेकिन अब इसकी दूसरी कहना भी मानना है। ऐसा थोड़ी कि एक बात मानूंगी और एक बात नहीं मानूंगी। तो जब इसने कहा कि INH को f.well दे दो, वो तो मैंने दे दिया यहाँ पर, INH को मैंने f.well 1 कर दिया। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि t.well को भी एक वैल्यू चाहिए। ये यहाँ पर भी मुझसे वैल्यू रखने के लिए कह रहा है, लेकिन ये वैल्यू अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू है t-synthesized, तो ये वैल्यू तो मेरे पास अभी है ही नहीं। तो मैं वापस जाऊंगी इस वैल्यू को तलाश करने के लिए, t-synthesized। t-synthesized का है वो ये रहा, इसकी वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, t-synthesized कह रहा है कि वो वैल्यू ले लो जो t-INH की है। जब मैं पहले आई थी तो मेरे पास t-INH की वैल्यू नहीं थी, मगर अब है, अब है t-INH को वैल्यू मिल चुकी है, कौन सी, 1। तो अब मैं ये इसका कहना मान सकती हूँ, प्रोडक्शन नंबर 3 पे खड़े होके ये मैं स्टेप अप्लाई कर सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि t.INH की वैल्यू क्या होगी, t.INH की वैल्यू होगी 1। और अब इस बार ये वैल्यू इसको कहाँ से मिली है, मैंने कौन सी प्रोडक्शन अप्लाई की है, ये वाली। और इसको ये वैल्यू कहाँ से मिली, इसको ये वैल्यू मिली है इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई क्यों थी, यहाँ पर मैं आई इसलिए थी क्योंकि मुझे इसको वैल्यू देनी थी। तो मेरे पास t.synthesized की वैल्यू भी आ गई और t.synthesized की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर t.well.synthesized की वैल्यू क्या हो जाएगी, t.well क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 ही हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। ठीक है। ठीक है, जी मैम सही। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। सवाल ये कि क्या ये स्टार FT' में जब मैंने, क्या मैंने इसको सही से एवेलुएट कर लिया, इस T' को, इस T' को अब मुझे अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस प्रोडक्शन पर खड़ी हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्शन पर खड़े होकर मुझे फर्दर एवेलुएट करने की जरूरत है, क्योंकि वो कह रहा है कि t.INH की वैल्यू वो होनी चाहिए जो t-INH की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, ये 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अंदर f की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू अवेलेबल होगी, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन यही कह रही है कि आपको वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये वाला कहना भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये INH की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये INH की वैल्यू क्या हो जाएगी, INH की वैल्यू हो जाएगी इस बार 2। ठीक है, वो INH की वैल्यू 2 इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर पहले से 1 पड़ा हुआ था। और अब t-synthesized, इसके पास दो एट्रीब्यूट है, इसके पास INH भी वैल्यू है और इसके पास synthesized। तो t-synthesized की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, t-synthesized की वैल्यू हो जानी चाहिए वही जो t.synthesized की वैल्यू है, यानी कि 1। तो यहाँ पर दो वैल्यूज इसके पास होंगी, एक t.INH की वैल्यू और एक t.synthesized की वैल्यू। अब इसके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। और अब हम दोबारा फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि t.well वही होगी जो t.synthesized की वैल्यू है। t.synthesized की वैल्यू है मेरे पास 1। और यहाँ पर ये 1 क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर भी 2 आ जाना चाहिए ना नोड के ऊपर। चलें इधर से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसने ट्री बनाया है। ये बुक इसको कैसे डील कर रही है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास f.digit की लेक्सिकल वैल्यू है 3 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हमने भी किया था, ये भी हमने किया था। इसके बाद ये 3 वैल्यू कहाँ अपडेट हो गई है, इसकी सीक्वेंस कहाँ लिखी है हमारे पास, सीक्वेंस इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन बहरहाल चले इसको देखते हैं। इन्होंने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिया है, तो इस डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है 3, इस डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है 5।
और यहाँ पर खड़े होकर ये 15 वैल्यू उसने कैसे ले ली। टी डैश डॉट आई एन एच, टी डैश डॉट सिंथेसाइज की वैल्यू होनी चाहिए वही जो आई एन एच की वैल्यू। पता नहीं कैसे अपडेट कर। चलें इसको एक दफा और करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ ही करके देखते हैं। ठीक है, हमारा इनपुट है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास है टी, टी प्रोड्यूस करेगा एफ टी डैश, ठीक है। एफ प्रोड्यूस करेगा डिजिट, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 3, ठीक है। और टी डैश प्रोड्यूस करेगा स्टार एफ और टी डैश, ठीक है। और ये एफ प्रोड्यूस करेगा 5, जबकि टी डैश प्रोड्यूस करेगा एप्सिलॉन, और ये हमारा इनपुट हो गया 5। अब हमें करना है इवेल्युएट, जो हमारा असल मसला था। इवेल्युएट किस सीक्वेंस में करें? सबसे पहले यही इवेल्युएट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगी और यहाँ पर 5, ठीक है। ये हमने दोनों कर लिए, ये डन। अब इसको करने की जरूरत नहीं बची हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें किधर जाना चाहिए? यही तो असल सवाल है कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जाना चाहिए टी डॉट। पहले टी डैश को करेंगे फिर ये टी होगा ना? नहीं, हाँ, करना तो यही चाहिए, लेकिन अब सीक्वेंस हमारी ये रहेगी कि टी डॉट वेल को भी एक वैल्यू चाहिए और टी डैश डॉट आई एन एच को भी एक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर टी डॉट वेल होगा और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी इन्होंने आई एन एच नहीं रखना चाहिए। चलो, टी डॉट वेल के पास एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और टी डैश डॉट आई एन एच की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। टी डैश डॉट आई एन एच इसका ये वाला है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं कि एफ के पास जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप दे दें टी डॉट वेल को। नहीं, एफ के पास जो भी वैल्यू है वो आप दे दें टी डॉट आई एन एच को। तो यहाँ पर इसको वैल्यू मिल जाएगी 3, ठीक है। ऐसा ही किया इन्होंने भी, ठीक है। इन्होंने भी ऐसा ही किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमने कहा किया है सिर्फ ये वाला काम, पहला वाला। दूसरा काम ये कि टी डॉट वेल को भी एक वैल्यू दो, और टी डॉट वेल को वो वैल्यू दो जो कि टी डॉट सिंथेसाइज्ड की है। अब टी डॉट सिंथेसाइज्ड की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। टी डॉट सिंथेसाइज्ड की वैल्यू पता लगाने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? टी डॉट सिंथेसाइज्ड की वैल्यू पता लगाने के लिए मैं जाऊंगी प्रोडक्शन नंबर 3 की तरफ या 2 की तरफ? मैम देखा जाए तो सेकंड के लिए भी हमारे पास एक रूल है, तो हम पहले अगर वो अप्लाई करें उसके बाद नीचे जाएं हाँ, तो 2 को पे ही जाएंगे हम, तो ठीक ये है। सही रहेगा। प्रोडक्शन नंबर 2 पर ही जाएंगे। अब मुझे, क्योंकि एक्चुअली मसला कहाँ से हाँ। शुरू हुआ? मसला यही शुरू हुआ कि मुझे इसको एक वैल्यू देनी है और वो वैल्यू है सिंथेसाइज्ड। तो मुझे सिंथेसाइज्ड की तलाश है। तो सिंथेसाइज्ड 2 जगह है, लेकिन मुझे पहले तो यहाँ मिलेगा ना, ठीक है। तो मैं इधर आ रही हूँ और प्रोडक्शन नंबर 2 की तरफ। प्रोडक्शन नंबर 2 मुझे ये कह रही है कि टी डॉट आई एन एच की वैल्यू अपडेट कर दो। टी डॉट आई एन एच की वैल्यू इस तरह अपडेट करो कि टी डॉट आई एन एच और टी डॉट एफ डॉट वेल की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर मेरे पास एफ डॉट वेल पे है 15 3 और टी डॉट आई एन एच पे 3। तो एक्चुअली 3 डॉट आई एन एच की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 15।
और ये 15 करके मैंने ये रूल तो अप्लाई कर लिया, लेकिन अभी भी मसला ये रह गया कि मेरे पास टी डॉट सिंथेसाइज्ड की कोई वैल्यू होनी चाहिए, और टी डॉट सिंथेसाइज्ड की वैल्यू तो अभी तक मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब ये वैल्यू अपडेट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ये वैल्यू अपडेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये भी रह गया है अभी, यहाँ से मैं यहाँ आई थी और अब यहाँ से मैं यहाँ चली जाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इस काम को अधूरा छोड़कर इधर आ गई। और यहाँ पर मेरे पास टी डॉट सिंथेसाइज नाम का एक एट्रीब्यूट है, टी डॉट सिंथेसाइज्ड, SYR लिखना की कोशिश कर रही हूँ, टी डॉट सिंथेसाइज्ड। डॉट सिंथेसाइज्ड, और इसको मैं वैल्यू क्या दे रही हूँ? इसको वैल्यू दे रही हूँ वही जो टी डॉट INH के अंदर पड़ी, और टी डॉट INH के अंदर इस वक्त क्या वैल्यू पड़ी है? 15। ठीक है, ऐसे इन्होंने भी किया है, सही आ गया है। ठीक है, तो टी डॉट INH के अंदर वैल्यू ये आ जाएगी 15 सिंथेसाइज के अंदर। जब यहाँ पर 15 अपडेट होगी तो एक्चुअली टी डॉट सिंथेसाइज की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? वापस जाऊंगी क्योंकि मुझे वैल्यू मिल गई सिंथेसाइज्ड की, तो अब यहाँ पर सिंथेसाइज्ड की वैल्यू क्या होगी? जो कि चाइल्ड से मिली है, और वो चाइल्ड से वैल्यू मुझे मिलेगी 15। ठीक है, और फिर मैं एक स्टेप ऊपर जाऊंगी और यहाँ पर मुझे टी डॉट वेल की वैल्यू मिल जाएगी। टी डॉट वेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी डॉट वेल की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, तो ये एक ऐसी ग्रामर है कि जिस ग्रामर के अंदर मेरे पास दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। यहाँ पर SYN एक एट्रीब्यूट है, वो है सिंथेसाइज्ड, क्योंकि इस सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट को हर दफा वैल्यू कहाँ से मिल रही है? चाइल्ड से। इसको वैल्यू मिली यहाँ से, इसको वैल्यू मिली यहाँ से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू सिंथेसाइज होती जाएगी। लेकिन हमारे पास एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी है, और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को कभी तो वैल्यू मिल रही है कहाँ से? अपने सिबलिंग से, और कभी उसी नोड से। जैसे अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पहले 3 पड़ी हुई थी और 3 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली आधी वैल्यू इसको यहीं से मिली और आधी वैल्यू अपने सिबलिंग से मिल गई। तो कभी कभार यही इनहेरिटेड की डेफिनेशन होती है कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है कि जिसकी वैल्यू या तो सिबलिंग पे मौजूद होती है, या पेरेंट पे पड़ी होती है, या फिर उसी जगह पर खुद से हमें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर कई जगह हमने देखा। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं टाइप चेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको और ज्यादा डिटेल इन डेप्थ हम कवर कर देंगे। मुझे आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पर ये देने दें, वापस ये मैं स्लाइड स्किप नहीं कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वापस आऊंगी। बस हमारे पास जो एट्रीब्यूट ग्रामर होती है ना, वो 2 तरह की होती है। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है एस एट्रीब्यूटेड और एक होती है एल एट्रीब्यूटेड। अगर आपके एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के हो तो वो ग्रामर होती है एस एल एट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर आपकी ग्रामर जो है वो सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट पर हो तो वो एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, ये जो तमाम एग्जांपल्स हमने किए हैं, ये इनमें सब एट्रीब्यूट्स क्या है? ये काउंट एट्रीब्यूट है सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये जो हमने ये वेल वाली एग्जांपल ली थी, ये इसके अंदर जो वेल एट्रीब्यूट है वो क्या है? सिंथेसाइज्ड। पूरी ग्रामर के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट है सिंथेसाइज्ड। तो इस सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे? एस एट्रीब्यूटेड। एस एट्रीब्यूटेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो है सिंथेसाइज्ड। तो अगर ग्रामर के अंदर सारे एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हो तो ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। लेकिन अगर ग्रामर के अंदर दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स हो, जैसे कि ये ग्रामर थी, ठीक है, इसके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी मौजूद है और इसके अंदर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी मौजूद है, तो ऐसी ग्रामर को हम क्या कहते हैं, या ऐसी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? एल एट्रीब्यूटेड। एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर वो ग्रामर कि जिसके अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के जो है एट्रीब्यूट्स मौजूद है। तो तमाम ग्रामर जो होती हैं वो एल एट्रीब्यूटेड होती हैं, लेकिन उन एल एट्रीब्यूटेड में बहुत थोड़ी सी होती हैं जो एस एट्रीब्यूटेड होती हैं। एस एट्रीब्यूटेड के अंदर सिर्फ सिंथेसाइज्ड होते हैं, जबकि एल एट्रीब्यूटेड के अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस डिस्कशन को आप बुक से अच्छी तरह कवर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। मैम जो ये आपने स्लाइड छोड़ी है ये आप कवर करवाएंगे ना नेक्स्ट क्लास? जी जी बिल्कुल, ये आज की क्लास में वैसे में हम पूरी डिस्कशन इसमें एग्जाम्पल में फंस गए तो कर नहीं सके, लेकिन बिल्कुल मैं जरूर कवर कराऊंगा। ये छोड़ी नहीं है मैंने, लेकिन ये बात इसलिए क्योंकि ये आपको टॉपिक जब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम ये टर्मिनोलॉजी ना पढ़े, टर्मिनोलॉजी रिपीट हो के आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे। कौन सी? ये वाली, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैम कुछ चीजें पूछनी थी मैंने। जी बेटा। आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह ये चीजें अपलोड की हुई है, प्रोजेक्ट पैकेज और वीडियो प्रेजेंटेशन, इसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? हाँ, इसके बारे में क्या पूछना है पूछे। ये लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की थी मेरे साथ? नहीं, लास्ट में नहीं चला गया था। अच्छा, तो बेटा वो जरूर आप ना करें अगर चले जाते हैं, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे ना तो वो सारी आपको मेरी डिस्कशन मिल जाती है, लेकिन चले मैं दोबारा आ ठीक जाती है हूँ। मैम, ठीक, आप नहीं नहीं मैम, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपको ये क्या करना है, हाँ जी मैम। चले आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से देखनी है आपको। मेरे चैनल पर जाएंगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगी जी मैम। जिसमें फाइनल एग्जाम की डिस्कशन हो रही है, वो आपको शायद आइकॉन भी मिल जाएगा वहाँ पे। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये 1 वीक पुराने हमारे जो भी लेक्चर्स है ना, चाहे आप इस वाली को देख लें, इन दोनों में से आप किसी को भी देख लें। इन दोनों में एक आपकी सेक्शन के साथ है डिस्कशन और एक है बी सेक्शन के साथ। तो इन दोनों में ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है और आपको कब तक करना है। तो आप ये दोनों देख लेंगे तो आप जो है वो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। और बाकी आपका कोई ना कोई ग्रुप मेट तो होगा ही, अगर आप किसी ग्रुप के मेट के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है उसने देखा हो। बाकी जिन्होंने भी बेटा ये नहीं देखी है, इन दोनों में से कोई एक वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ही मैंने ये डिस्कस किया हुआ, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किया। शुरू की 10-15 मिनट की देखेंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।